जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अपना CAPF मैथ्स 2024 के PYQs के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको खाली सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करने वाला, उसके अलावा आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। उसके अलावा जितने कंसेप्ट आपको नए सीखने के लिए मिलते हैं उन्हें आप नोट डाउन करते जाइए और उससे रिलेटेड PYQs को सॉल्व करिए। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अगर इसे हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। जैसे a e इंटू बी अपॉन ई इंटू सी अपॉन ई इंटू डी अपॉन ई। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, इससे क्या ही होगा। देखो, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखा। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर दे रखा है, पूरा एक आपको सीरीज दे रखी है, इसको डिवाइड करना है 8 से और आपको उससे रिलेटेड एक रिमाइंडर पूछा है। तो क्या ये इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1 × 2 + 1 × 2 × 3 × 4। अगली टर्म क्या होगी, 1 × 2 × 3 × 4 और डैश डैश 1 × 2 × 3 × 4 500। और इसको डिवाइड करना है 8 से, उसके बाद आपका रिमाइंडर पूछा है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 × 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाई 8 डैश डैश डैश। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे इस वाली टर्म में और इससे आगे आने वाली सारी टर्म्स के अंदर 4 और 2 अवेलेबल होंगे। तो अगर हम 4 और 2 से इस 8 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर होगा, 0। ऐसे ही अगली टर्म पे भी रिमाइंडर 0। तो मेन हमारा जो एम क्या है, इन तीन टर्म से क्या रिमाइंडर गिवन आएगा हमारा। ठीक है, तो 1/8 प्लस 2/8 प्लस 6/8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9/8। यहां से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम कुछ और कंसेप्ट को भी सीखते हैं। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है ये हमारा PYQs पे ही रिलेटेड है। अगर मान लो कोई भी एक नंबर है, उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 है, तो हम अगर n² को डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो इस वाले कंसेप्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया है, ठीक है, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको रिमाइंडर के साथ करना है और उसको अपने डिवाइजर से डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ हमारे जो नंबर है उसके साथ क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, उसका स्क्वायर हो गया है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाई 6, तो 9/6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको दे रखा है कोई नंबर n, उसको डिवाइड किया है 5 से और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3। अगर हम इसको नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब मैंने क्या बताया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया है वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको आपके रिमाइंडर के साथ करना है। तो क्या हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटू 3। तो हम रिमाइंडर का भी इंटू 3 कर देंगे डिवाइडेड बाई 5, तो 9/5। रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 4। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपका। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि आप 10 कितने बाहर निकाल सकते हो इस पूरी टर्म में से। जितने आप 10 इस पूरी टर्म से बाहर निकाल लोगे वही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, देखो आपको एक सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो उसमें एक सेमी सर्कल है, उसका भी 1/6 एरिया। तो देखो आपको पता है कि सेमी सर्कल में डिग्री कितनी होती है, कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। अब 1/6 ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा, 1/6 ऑफ
सेमी सर्कल, तो 1/6 ऑफ 180 डिग्री कितना आ जाएगा 30 डिग्री। देखो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और सीखते हैं हम लोग। मान लो अगर आपको कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, और उसमें कोई सेक्टर दे रखा है, उसका एरिया पूछा है आपसे। ये है आर, और हमारा जो आर की जो लेंथ देख रखी है वो है हमारी एल, और जो हमारा एंगल है वो है थीटा। तो सबसे पहले थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बाई आर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे जब हम, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हुआ थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, इनटू पाई आर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना, और इस क्वेश्चन के अंदर इसका अप्लाई करके मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर 11, 12, 13 और 20। देखो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम क्या है, सारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी। देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब है इसमें 11 के मल्टीपल पूछे 5 5, तो 11 का पहला मल्टीपल होगा 22 प्लस का 22 प्लस का 33 प्लस का 44 प्लस का 55। ऐसे ही हमारे 12 के 5 मल्टीपल होंगे, 12, 24, 36, 48 और 60। ऐसे ही लास्ट में हमारे 20 के भी 5 मल्टीपल होंगे, 20, 40, 60, 80 और 100। तो इससे क्या सीख रहे हो, अब हमें इसका सम निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखो ये 10 नंबर है, 10 के 5 मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो 10 इंटू 5 50 ऑब्जर्वेशन है, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे। तो पहले हमारा क्या एम है, इनका सम निकालना। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाली टर्म को 11 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और लास्ट टर्म हुई हमारी 20, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 50। ये हमारा एवरेज होगा। अब इसको और क्या लिख सकते हो, जब आप इनका सम करोगे 11 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 13 इंटू 15 और 20 इंटू 15, अब डिवाइडेड बाई 50। यहाँ क्या लिखोगे, अब 15 कॉमन कर लो, 11 प्लस का 12 प्लस का 13 प्लस का 14 20 डिवाइडेड बाई 50। अब इसका सम क्या हुआ, इसका सम के लिए आप लोग एपी का फॉर्मूला लगाइए। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 15, इसका सम क्या होगा, कितने टर्म है, n क्या है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10/2। ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 11, 11 इंटू 2 22 प्लस n कितना है 9, 10 माइनस 1 9, तो 9, और d कितना है 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50। 15 इंटू 10/2 31 कर दोगे 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 5 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 50। ये जाएगा 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये आ जाएगा 465 डिवाइडेड बाई 10, तो एवरेज आ गया हमारे पास 46.5। आंसर हमारा डी इसका फाइनल हो जाएगा। अब ये एक आपको इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करना और एज यूजुअल आंसर बताना मुझे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर 10, 15, 20 और 24। देखो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या होगा 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, डिवाइड किससे करनी है 4 से। जब आप इनका सम करोगे तो सम हुआ इसका 70, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा जो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 17.5। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर द 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर सच दैट a plus b plus c equals to abc, the average of a b and c is 6 is 3। तो देखो ये जो कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी सी, ये बस 3 नंबर के लिए वैलिड है, 1, 2। इसके अलावा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू, तो यहाँ ये कंडीशन हमारी सही है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, एवरेज पूछा है इन तीनों नंबर का, ए बी एंड सी का। ए बी एंड सी का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। बट हमें क्वेश्चन में क्या एवरेज दे रखा है 3, के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव odd number if third number is x, ठीक है। आंसर बताओ, आंसर ये होगा इसका x। ऐसे कैसे भैया, चलो मैं लोग बताता हूँ आप लोगों को। मान लो हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो x है, ठीक है, ये हमारा एक ऑड नंबर है। तो इससे पिछले वाला जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, x माइनस का 2, ठीक है। और उससे पिछले वाला जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, x माइनस का 4। देखो अगर ये 3 है तो 3 माइनस 2 करोगे तभी तो बनाएगा, तो 1 जो है हमारा ऑड नंबर है। अब x से नेक्स्ट टर्म कौन सा ऑड नंबर होगा, x प्लस का 2, और उससे नेक्स्ट टर्म कौन सा ऑड नंबर होगा, x प्लस का 4। अब हमसे इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, हम इनका सम कर देंगे। मतलब x माइनस का 4 प्लस x माइनस का 2 प्लस x प्लस का 2 और x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 5। यह आ जाएगा 5x अपॉन 5, आंसर आ जाएगा x, ठीक है। समझ गए आप लोग। अगर हमें 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करी जा रही है और आपको मिडिल टर्म दे रखा है, मिडिल टर्म जो कि था x, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो भी x ही होगा। यहाँ पे चाहे 6 कर ले, चाहे 101 टर्म्स कर ले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, है ना, तब भी जो हमारा रिमाइंडर हो, सॉरी जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ y अपॉन z। चलो कोई बात नहीं, और y की वैल्यू आपको दे रखी है 15। इसमें आप क्या समझ सकते हो, x इंटू जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। x इंटू जेड, उसकी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 15। अब 15 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा 225। अब एक बात बताओ मुझे, अब आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 225 के इक्विवेलेंट आ जाए। सोचो, तो जो मेरे दिमाग, एक नंबर जो है वो क्या कहते हैं 15 से बड़ा होगा
और एक नंबर जो है हमारा 15 से छोटा होगा। तो मान लो कि 9 इंटू 25, ऐसा कुछ हो सकता है है ना। अगर 25 इंटू 9 करोगे आप तो 225 आ जाएगा। ऐसा सोचना है आपको। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी था ये प्रोडक्ट, तो समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है, अच्छा भैया मान लिया, चलो ये ठीक है, हमने 9 और 25 मान लिया, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा ये अभी हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चेक करो भैया। तो x की वैल्यू क्या डाल दी हमने, 9 बाई 15, क्या ये इक्वल है 15/25 के? बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है भाई। इसका मतलब जो हमने सोचा है वो सही है। अब हमसे पूछा है सम ऑफ एजेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 15 और जेड की वैल्यू 25, ये आ जाएगा हमारा 49। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी हो सकता है, बोला जाता है इस क्वेश्चन में कि x और y, x और z की वैल्यू जो है, मैं एक अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, x और जो z की वैल्यू, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो है 161। तो आप नंबर सोचो दो ऐसे, तो क्या आप लोग सोच पा रहे हो? 9 इंटू 19, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, थोड़ा सा सोच के चलिए आप लोग इन ऐसे क्वेश्चन को। सॉरी 171, 171 होगा, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का आप लोग मुझे होमवर्क में करके बताना क्या आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो ये क्या दे रखा है आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू है 2। आपसे पूछा है x की पावर 32 प्लस x की पावर 1/32। अगर आप इसका स्क्वायर करो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई दोबारा से, 2। अगर मैं इसका दोबारा से स्क्वायर कर दूं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 2। आप चाहे कितनी भी बार स्क्वायर कर लेना। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये दोबारा से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, 2। अब इससे रिलेटेड आप जो कंसेप्ट है वो समझिए। अगर x प्लस 1/x दे रखा है और उसकी वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन तब ही हो सकती है जब x की वैल्यू 1 हो, ठीक है। अब आपसे हो सकता है कि इस बार तो आपके से पूछ लिया x की पावर 32/x की पावर 32, ठीक है। अगली बार आपसे पूछ सकता है x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 9। आप ये देख के तो पागल हो जाओगे, यार ये कैसे हो रहा है, इसमें तो ना स्क्वायर है ना कुछ है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। चलो अब इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दे रखी है, तो क्या होगा इस कंडीशन में। ये कंडीशन तब ही पॉसिबल है जब x की वैल्यू -1 हो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है मैंने, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आप आंसर मुझे होमवर्क में मतलब कमेंट सेक्शन में बताओगे। x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 19 क्या होगी अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 है, ठीक है।
तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉपकीपर सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 30% लॉस। हैड हिज सेलिंग प्राइस बीन 150 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, वो 30% लॉस पे बिकता है। ठीक है, माइनस के लॉस पे बिक रहा है। और अगर वो 10% के प्रॉफिट पे बिकता है, प्लस का 10%, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दे रखा है 150। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, आप लोग पेपर में कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 40% का। रुपीज में कितना डिफरेंस है? 150 का। तो क्या हम लोग सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। 150 अपॉन 40 इंटू 100 आ जाएगा 25। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 375। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा भैया, यार ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सा इसको एक और क्वेश्चन करके दिखाओ इस तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। समझ लो कि कोई सीपी दे रखा है, अगर वो लॉस पे बेचता है 20% के, और अगर वो प्रॉफिट पे बेचता है 15% के, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 105 है। तो आप मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 35 का। 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 105। ठीक है, तो आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी? 3। और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। ये हमारा सीपी हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, उस तरीके को सीखते हैं। तो तरीका है, आपसे बोला है 30% के लॉस पे बिकता है और 10% के प्रॉफिट पे। मान लो सीपी जो है वो 100 है, मतलब कॉस्ट प्राइस ही हमने 100 मांग ली है। अगर इसको आप 30% के लॉस पे बेचोगे तो आप कितने रुपए का बेचोगे? 70। अगर आप इसे प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने रुपए का बेचोगे? 110। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 40। और इस 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। तो आप क्या 100 की वैल्यू निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे भैया, 375। क्या ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा? हाँ, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना, मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितनी मैथ समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इजी तरीके से सीखते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, है ना। सबसे पहले समझो, अगर ए है और बी है, अगर ए 4 दिन में काम करता है, कोई बी 6 दिन में काम करता है, तो ए एंड बी कितने दिन में काम कर मिलके काम कर पाएंगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब ये इस क्वेश्चन नहीं है, बट हम इस क्वेश्चन को समझने की एक तरीका सीख रहे हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब हम ए और बी की बात करेंगे, आपको दे रखा है कि ए 4 दिन में करेगा, बी 6 दिन में करेगा, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? आपको क्या करना है, सीधा सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। आप इनका एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा? 12। ये बिल्कुल सही है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब ए जो है वो 4 दिन काम करेगा और टोटल वर्क है 12। कितना यूनिट काम करेगा वो डेली? 3। तभी तो 4 × 12, 4 × 3 करके 12 टोटल वर्क कर पाएगा वो। अब 6 दिन में कोई काम करेगा तो उसका डेली का वर्क कितना होगा? 2 यूनिट, तभी तो वो 12 यूनिट काम कर पाएगा 6 दिन के अंदर। अब ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? तो देखो, ए कितना काम करता है एक दिन में? 3 यूनिट काम करता है। बी कितना काम करता है एक दिन में? 2 यूनिट काम करता है। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 5 यूनिट करेंगे। तो ये पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? टाइम टेकन, ये क्या है? ये इनकी इफिशियंसी है। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब टोटल वर्क कितना है? 12। टाइम और जो इफिशियंसी है वो कितनी है?
तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 डेज। ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन के साथ समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। और मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। आप लोग अगर ये बेसिक से कवर नहीं किया है तो आप लोग, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग इस कंसेप्ट को कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड से और उससे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश यही करना कि आप ये टॉपिक छोड़ के ना जाओ पेपर में। चलो ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वो बोल रहा है ए जो है वो 20 डेज में काम करेगा, बी जो है वो 25 डेज में, और सी जो है हमारा 30 डेज में। ठीक है, अब आपको मैंने क्या समझाया, सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 25 और 30, 300। अगर ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है तो डेली कितना काम करेगा, 15, तभी तो वो 300 यूनिट काम कर पाएगा अकेले। अगर वो 25 दिन में कर रहा है तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12, और इसको 10। यहां तक आ गई बात समझ में। आप लोगों ने ये इफिशियंसी निकाल दी, ए की 15 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 12 यूनिट काम करता है एक दिन में, और सी जो 10 यूनिट काम करता है एक दिन में, और 300 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी क्विट आफ्टर 3 डेज। मतलब बी ने 3 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। एक बात बताओ, अगर बी एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 इंटू 12, 36 यूनिट। अब बाकी काम किन लोगों ने किया है, बाकी काम तो ए और सी ने किया है, तो रिमेनिंग काम जो है वो बचा कितना है, ए और सी ने जो मिलके किया है वो 300 माइनस 36 क्या आ जाएगा, 264। ये हमारा काम किया है ए और सी ने। अब ए और सी को कितना टाइम लगा होगा ये 264 यूनिट काम करने में। अब मैंने आपको बता दिया टाइम टेकन का फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क है कितना, 264, इफिशियंसी कितनी है ए और सी की मिलाकर, ए और सी की इफिशियंसी है मिला के कितना, 25 यूनिट, है ना। अब इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10, 14, 25 डेज। यानी आपका आंसर ऑप्शन सी। समझ में आई। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखना और समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रखा है। देखो इसमें क्या दे रखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, है ना। बी जो है वो 60% मोर इफिशियंट है देन ए। तो आप ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हो, 10/16 मतलब 5/8। अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो बी जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और सही सही जवाब देना। जो भी गलत जवाब देगा देखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोग अगर टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से सिक्योर हो जाएंगे, है ना। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सब एटलीस्ट परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बेसिक कंसेप्ट जो है इन्हें कवर कर लीजिए एक बार, ठीक है। आपको दे रखा है टैप ए और टैप बी है, कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 20 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है। अ थर्ड टैप सी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक, मतलब सी वाला जो है खाली करने पे लगा हुआ है और वो 6 मिनट में खाली कर देता है पूरा टैंक। आफ्टर ए एंड बी, मतलब ए एंड बी को पहले स्टार्ट कर दिया गया, उन्होंने 5 मिनट काम किया, उसके बाद बी को खोला गया और फिर पूरा टैंक जो खाली हो जाता है।
और ए और बी उस टाइम पे भर रहे हैं उस टैंक को, है ना। इन हाउ मच मैनी मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट शेल द टैंक गेट एम्प्टी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना। अगर ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी की एफिशिएंसी दे रखी है नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव काम कर रहा है, नेगेटिव मतलब खिलाने का काम कर रहा है, टैंक को खाली करने का। बी कितना है 15, ए कितना है 20। आपको सीधा सीधा बोला मैंने एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा 60, है ना। 20, 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 4 और सी की एफिशिएंसी हुई 10। देखो इन दोनों की एफिशिएंसी जो है वो पॉजिटिव है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो है नेगेटिव, ये खाली करने का काम कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर कितना 5 मिनट काम करते हैं। अब ए एंड बी 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, ए 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 3 मिनट, बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 4 मिनट। तो ए और बी मिलके 5 मिनट में कितना काम करेंगे 3 + 4 × 5 35 यूनिट। अब उन्होंने कहा कि अब 5 मिनट बाद सी की जो है टंकी खोल दी, ठीक है। सी कितनी इफिशियंसी से काम करेगा -10, पर ए और बी भी साथ में काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 + 4 - 10, तो -3 की इफिशियंसी है, मतलब टैंक खाली होता जा रहा है। अब टोटल टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो टाइम टेकन का फॉर्मूला वही सेम, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 35 यूनिट काम, इफिशियंसी कितनी है हमारी 3 की, आंसर क्या आ जाएगा 11/2/3, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जब आप देखोगे 11/2/3 ये ऑप्शन डी। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग खुद दोबारा से सॉल्व करके देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था। ये क्वेश्चन हमारा एक, में देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है, दोबारा से एलसीएम लो, इफिशियंसी निकालो और डायरेक्ट सम करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। बी जो ट्रेवल करता है at 5/7 of the speed of A and reach the destination 1 hour 20 minutes after the A. What was the time taken by the B to reach the destination? ठीक है, आपको दे रखा है B अपॉन A की जो स्पीड का रेशियो है वो 5 और 7 है, तो क्या हम मान सकते हैं B की स्पीड जो है 5x है और A की स्पीड जो है वो 7x है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना, उसको देखो टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब T1 की बात करेंगे, T1 मतलब चलो टी ए की बात करेंगे, टी ए वाली जो गाड़ी को कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, डिस्टेंस कितनी है डी, स्पीड कितनी है ए की 7x, टाइम बी को कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है डी और स्पीड कितनी है 5x। अब वो बोल रहा है कि ए को बी को मतलब 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लग रही है ए के कंपेयर में, ठीक है। तो 1 घंटा प्लस 20/60 आवर्स, ऐसे ही तो लिख सकते हो, तो 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 आवर्स। अब हमें क्या दे रखा है कि बी अगर 5x की स्पीड से चलता है और ए हमारा 7x की स्पीड से चलता है, इनमें जो टाइम का जो डिफरेंस है वो हमारा 3/4 है। ये तो दे रखा था ना टी बी माइनस टी ए 4/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो d/5 मतलब 5 कर लो, ये एक्स एक्स का कोई मतलब ही नहीं है, d/7 इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2d/35 इक्वल्स टू 4/3।
डी का कितना आ गया आपके पास 105/3। अब टाइम टेकन बाई बी कितना होगा आपसे ये पूछा है। तो टाइम टेकन बाई बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आ गई आपको 105/3 डिवाइडेड बाई, चलो यार अगर आप मतलब आप लोग कंफ्यूज हो गए हो ये एक्स कहाँ गया, इसको एक्स को लगे रखा है, लगाए रखो ठीक है। यहाँ एक्स बचेगा, ये कितना हो जाएगा 105x/3। अब यहाँ ये 105x/3 होगा, स्पीड कितनी थी 5x, ठीक है ना। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा 21। पर ये डिस्टेंस, एक बी की स्पीड कितनी थी, बी की स्पीड है 5x और डिस्टेंस ये है, तो टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा ये आपको ये निकालना है, टाइम टेकन बाई बी, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस कितनी आ गई 105, ये 2 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये 2 से अगर 4 को काटेंगे तो आएगा 70/, क्या आ जाएगा 70/3, 70x/3। तो जो डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी होगी 70x/3 डिवाइडेड बाई 5x, एक्स से एक्स कैंसिल, ये कितना है 40/3। अब 40/3 को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो जाएगा 3 आवर्स प्लस 40 मिनट्स, सॉरी 4 3 है 4 आवर्स, 4 आवर्स 40 मिनट्स। ये हमारा कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करना। चलो ये वाला क्वेश्चन देख, देयर वॉज अ हाइक इन अ petrol price by 12%, by how much percentage should the person decrease his petrol consumption such that there is a no expenditure, change in expenditure of petrol, ठीक है। देखो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन। उसने बोला है कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम होना चाहिए। मान लो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप लोग क्या करो कंजप्शन को डिक्रीज कर दो, है ना। यही तो होता है घरों में। देखो अगर किसी दाल के प्राइस महंगे हो रहे हैं हम लोग उस दाल को खाना बंद कर देते हैं। उसी हिसाब से अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम लोग पेट्रोल का कंजप्शन कम कर देंगे, जिससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही हिसाब किताब इसमें लगाना है। अभी उसने बोला है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 से बढ़कर 112 हो गया। अब ये चीज़ जितनी इंक्रीज करी है हम लोग कंजप्शन को उतना ही डिक्रीज कर देंगे तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो जाएगा। तो डिक्रीज क्या करना है, मान लो पहले एक्सपेंडिचर था, प्राइस था हमारा 100 और कंजप्शन था हमारा 112, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 100 मतलब 11,000 रुपये आप लोग पेट्रोल के प्राइस में खर्च कर दे रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर 2 क्या होगा, अब ये बढ़ के कितना हो गया 112, तो मैं कंजप्शन को कितना कर दूंगा, मैं 100 कर दूंगा, ये फिर दोबारा 11,200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब डिक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है, जितना इंक्रीज किया है उसको आप उतना ही डिक्रीज कर दो। मतलब 112 से हम लोग 100 कर देंगे, डिक्रीज कितना हुआ 12 के कंपेयर में 112 के कंपेयर में इंटू 100, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा 56, आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 56। जब आप इसको सॉल्व करोगे 10.7 के कुछ समथिंग आएगा, मतलब 10 के समथिंग आएगा, और 10 के समथिंग आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है कि पेट्रोल वाला ही देखते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव होगा अगर परसेंट जो हमारा प्राइस है वो 60% चेंज कर गया है, मतलब 10 से 16 हो गया है प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंजप्शन दोबारा से 16 से 10 कर देना है, तो 6/16 इंटू, ये बेसिक कंसेप्ट है।
मतलब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो इंक्रीज हुआ है प्राइस, आपको बस ये कर देना है। ये हमारा डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से उठा के दिया गया है, सेम यही क्वेश्चन है ना, इसी बेसिक कंसेप्ट पे आप लोग इसको सॉल्व करना और आंसर मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को ढूंढ के उन्हें चकनाचूर कर देना है। टफ क्वेश्चन में अपने हाथ नहीं जलाने हैं आपको, है ना, नेगेटिव मत लेके आना यार, मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उससे अच्छा ये है कि आप उसको अटेम्प्ट ही ना करो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 19A प्लस 19B प्लस 19C इक्वल्स टू 437। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 437 डिवाइडेड बाई 19। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 23। अब आपसे क्या पूछा है, मीन। तो मीन के लिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। तो 23 डिवाइडेड बाई 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7.66। फाइनल आंसर हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन को देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चेंज किया था। हाँ चलो इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट भी सीख लेते हैं। मान लो कि आपको नंबर दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस, अगर इनका एवरेज जो है वो है, अगर इफ ईच नंबर इज एडेड बाई 3, तो न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो न्यू एवरेज होगा हमारा, जितना नंबर ऐड हुआ है उसको एवरेज में ऐड कर देना, प्लस 3। ठीक है, मान लो अगर इन्होंने कहा कि इफ एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, आप एवरेज को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। अरे भैया ऐसे कैसे, चलो एक बार समझा देता हूँ, है ना। ये क्या खिचड़ी सी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, आप बस कहानी सुनाई जा रहे हो हमें। x1 प्लस, मैंने कितना कहा, 3 से ऐड हो रहा है, ठीक है, 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस x4 प्लस 3 और x5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब एक बात बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। इसका एवरेज कितना था, हमें पहले ही दे रखा है 5, और इसका कितना आ जाएगा 3। देखो वही बात मैंने कही थी, ये शॉर्ट ट्रिक बता दी, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में भी बता दिया, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आउट ऑफ द 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट रिपीटेशन द डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट सीखेंगे कि विद रिपीटेशन कैसे होगा। मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स हैं, इन डिजिट्स का यूज़ करना है और कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाने विद रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 और 1 भी आ सकता है, 2 2 भी दोनों जगह आ सकता है, 3 3 दोनों जगह आ सकता है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, वो कैसे होगा वो चीज़ भी देखेंगे। यहाँ 6 है, मान लो अगर हमने, ये हमारी 1s प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस हो गया, यहाँ 6 में से कोई भी एक नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं यहाँ पर यूज़ करने के लिए, क्या चॉइसेस हैं। अब विदाउट रिपीटेशन मतलब विद रिपीटेशन बोला हुआ है, तो अब हमारी कोई चॉइस तो खत्म हुई नहीं, दोबारा से हमारे पास कितनी चॉइस है, 6। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, 36। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया थोड़ा सा कि विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन का क्या खेल है। अब कंसेप्ट को, क्वेश्चन को समझो, ये 6 नंबर दे रखे हैं और हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, एक 1s प्लेस पे और एक 10s प्लेस पे, और विदाउट रिपीटेशन बनाना है। मान लो कि हमने यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया, क्या आप 3 को यहाँ यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते।
आपके पास चॉइसेस कितनी बची? 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस बची। यहाँ पर कितनी चॉइसेस थी पहले? हाँ, तो कोई भी नंबर यूज कर सकते हो ना। तो आपके पास कितने नंबर बन सकते हैं? 2 डिजिट नंबर 5 इंटू 6 30 नंबर्स बन सकते। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कंसेप्ट भी सिखाते हैं। मान लो आपको नंबर दे रखा है 0 1 2 3, ठीक है। आपसे बोला है आप 3 डिजिट नंबर बनाइए। अब बताओ कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटेशन? बताओ। ओह, ये रहा। चलो, हमने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बोला है और आपको होमवर्क क्वेश्चन में 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए देखो पहले पॉसिबिलिटीज क्या है। पहले हम बढ़ेंगे इस वाले प्लेस को। क्या हम यहाँ 0 लिख सकते हो? नहीं भैया, 0 नहीं लिख सकते। अगर हमने यहाँ 0 लिख दिया तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। देखो जैसे कैसे, 0 2 4। क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं है। हमें क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर। तो पहले बॉक्स में आप लोग 0 यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या चॉइसेस है 3 डिजिट नंबर में? कि पहले बॉक्स में 0 के अलावा आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हो। तो आपके पास पहले बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस है? 4। अब इस बॉक्सेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस हुई? देखो, 0 अब तो यूज कर सकते हो, बट इनमें से एक नंबर यहाँ यूज हो चुका है। अब इनमें से कितनी चॉइस बची है आपके पास? 3 और एक 0, तो मतलब 4। अब इस वाले बॉक्स के लिए अब इनमें से एक और यूज हो चुका है, विदाउट रिपीटेशन करना है 3। कितने नंबर बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 3, क्या आ जाएगा हमारा? 48। तब 16 इंटू 3 48 नंबर्स बन सकते। अब आपसे बोल दिया जाए विदाउट रिपीटेशन कितने बन सकते हैं? सॉरी, विद रिपीटेशन, है ना। ये कुछ लाइक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद रिपीटेशन बताओ। विद रिपीटेशन 3 डिजिट नंबर। एक बात बताओ, 0 तो आप अभी यूज नहीं कर सकते। 4 चॉइसेस हैं। अब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? अब इनमें से एक चॉइस गायब नहीं होगी। अब आपके पास अभी भी चारों नंबर्स जो है अवेलेबल है और 0 भी अवेलेबल है। अब आपके पास 5 चॉइसेस होंगी। इस वाले बॉक्स के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल होंगी? 5। तो 20 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 100 नंबर्स बना सकते हो। आ गई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इन 20 सेकेंड। द सेम ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज डेट ऑफ द ट्रेन इन 12 सेकेंड। what is the length of the train and what is the breadth of the platform respectively? अगर कोई ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, क्रॉस करेगी तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी पूरा क्रॉस करने में, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? उसके बाद अपनी भी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी ना। देखो, ये जो पीछे वाला हिस्सा होगा ट्रेन को, ये भी तो कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? अगर ये आप एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है हमारी एक ट्रेन, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये जो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप करना पड़ेगा 60 इंटू 5/18। ये कितना? 6 3 जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, ये दे रखी है आपको डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो 1000/3 मीटर हो गई हमारी
क्या, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, उसके बाद जो सेम ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है एक पर्सन को किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक आदमी जो है वो हमारा मस्त घूम रहा है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो भी सेम डायरेक्शन में है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड हुई 60 माइनस 6, 54 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 54 × 5/18 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इस आदमी को क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 12। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आप निकाल लोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 15 × 12, मतलब कि 180 मीटर्स आ गई हमारी क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी निकालनी है। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की क्या फॉर्मूला होगा, 1000/3 माइनस 180। ठीक है, 1000 माइनस 540/3, 480/3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 150.33। जब आप सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखना। ठीक है, और एक थोड़ा सा मतलब मैच खाने वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और 1/6 of the tenure. A B invest 1/3 of the total investment for the 1/3 of the total tenure, while the C invest remaining part of the whole duration. Total of the profit कितना है, 40 लाख रुपए का, बट कुड बी था सी का शेयर। देखो, जैसे ही सारी चीजें आपको फ्रैक्शन में दिखे ना, तो आप एक लोग नंबर मान लीजिए पहले, ये जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए। कैसे मानना है, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो इन दोनों का एलसीएम, 3 और 6 का, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। टोटल टेन्योर को भी ना इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मान लो, मतलब 6 और 3 का डिनोमिनेटर का क्या होगा, दोबारा से 6 एलसीएम जो आएगा हमारा। अब हमारे पास डायरेक्टली गिवन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 6 और टोटल टेन्योर है 6 मंथ या 6 यूनिट कोई भी। अब उन्होंने बोला है कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1/6 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना हुआ, 1, और कितने ड्यूरेशन के लिए, 1 मंथ के लिए। अब बी की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 1/3 ऑफ 6, मतलब कि 2, और ड्यूरेशन 1/3 ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 मंथ। ठीक है, और सी की बात करेंगे तो रिमेनिंग वाला इन्वेस्टमेंट 1 और 2, ये 3 है, ये भी 3, इसका जो बचा वो 3 इन्वेस्टमेंट, और ड्यूरेशन फुल के लिए, तो ड्यूरेशन हमारा 6। अब देखो जो शेयर बटेगा ना जो प्रॉफिट का, उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन। भाई जितना पैसा आप लोग जितने ड्यूरेशन के लिए डालोगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ P इंटू ड्यूरेशन ऑफ B, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ C इंटू ड्यूरेशन ऑफ C। तो 1:1 रेशियो, 2:2 रेशियो, 3:6, तो 2:4:18, 1:4:18, ये होगा हमारा
तीनों के प्रॉफिट का रेशियो। अब इन तीनों का जो मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, मान लो ये एक्स एक्स है, तो x प्लस 4x प्लस 18x ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 46 लाख। ठीक है, ये कितना है 23x इक्वल टू 46 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। आपसे क्या पूछा है, c का शेयर, c का मतलब 18x, तो 18x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 लाख। यह हुआ हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गई ये बात। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, तो कैसे हो रहा है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, दोनों तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो है 1:3:3, मतलब 1:2, इसको बोल लो 1:2:4। ठीक है, ये इन तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है वो है 49। अब आपसे पूछा जाएगा बी का प्रॉफिट कितना है। देखो टोटल प्रॉफिट ये है, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, x प्लस 2x प्लस 4x मतलब 7x, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 49,000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7,000, और प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 2x, तो ये हो जाएगा इंटू 2, हो जाएगा 14,000 रुपीज। तब बी का प्रॉफिट। ये अलग क्वेश्चन है, मैंने मतलब एक आपको एग्जांपल बताने के तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके खुद देखना, मतलब बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। चलो ये वाला देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 22, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 2 year बैक इज 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द करंट एज ऑफ द डिफरेंस। आप बोला है ए प्लस बी की जो वैल्यू है करंट एज में वो है 22, 2 साल पहले मतलब a-2 इंटू b-2, इसकी वैल्यू आपको 77 दे रखी थी। अब एक बात बताओ, 77 एक ऐसा नंबर है जिसके पास दो ही मल्टीपल है, 11 इंटू 7, ये तो सही बात है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं a-2 की वैल्यू 11 है और b-2 की वैल्यू 7 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इस टाइम एज, और a की इस टाइम एज कितनी हो जाएगी 13। क्या a प्लस बी 22 बना रहा है, बना रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों की करंट एज का डिफरेंस, तो 13 और 9 की करंट एज का डिफरेंस कितना आ गया 4, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके देखना। बहुत, चलो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन एंड ए सन, चलो मैन और उसके सन की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 3:1 है आफ्टर 15 ईयर्स। बिल्कुल, तो एम प्लस का 15 और सन भी थोड़ा सा प्लस 15 होगा, इनकी रेशियो हो जाएगी एज की 2:1। इसको आप क्या लिख सकते हो, एम इक्वल टू 3s ना। अब इसको क्या लिखोगे, m-15 m+15 इक्वल टू 2s प्लस का 30, तो m माइनस का 2s इक्वल टू 15। अब m की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 3s, तो जाएगा s इक्वल टू 15, क्या करोगे 3s माइनस 2s इक्वल टू 15, तो s इक्वल टू 15। तो सन की एज कितनी आ गई आपके पास 15। अब मैन की एज निकाल लोगे, तो मैन की एज हो जाएगी 3 इंटू 15, आ जाएगा 40। और क्वेश्चन आप लोग एज वाले चैप्टर से करने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉपकीपर सेल 2 आइटम ए एंड बी
Item B cost price is twice that of item price of A. The shopkeeper sell item 1A at 10% profit and item B at 20% profit. Which one of the following is the net profit? ठीक है, पहले करते हैं इसको बेसिक तरीके से, फिर करते हैं मेंटोस जिंदगी से, है ना। पहले बेसिक्स से देखते हैं। ए है, बी, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो प्राइस है, ठीक है, तो मान लो 200, ए का 100 प्राइस है तो मान लिया बी का 200 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि जो ए है ना उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। अगर 100 इसका कॉस्ट प्राइस है तो अगर आप इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो मतलब 110 रुपये में सेलिंग प्राइस हो गया इसका। इसको आप 20% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 240। ठीक है, तो जो टोटल प्रॉफिट पूछा है आपसे, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 300, और टोटल एसपी 110 प्लस 240 टू 350, है ना। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट, आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो 350 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 100, ये हो जाएगा 50/3 इंटू 50/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.66। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब करते हैं इसको मेंटोस जिंदगी से। एग्रीगेट परसेंटेज के फॉर्मूले से करेंगे, वैसे मेंटोस जिंदगी कुछ नहीं यार, दो सारे बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए और बी दे रखा है, दोनों के कॉस्ट प्राइस में रेशियो कितना है 1, इसका रेशियो है 2। अब इसमें कितना है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्रीगेट परसेंटेज निकाल दो, 1 इंटू 10% प्लस 2 इंटू 20% अपॉन 3, तो 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3 जाएगा 50/3। तो दोबारा से वही हमारा 16 पॉइंट, है ना। इस क्वेश्चन को करके देखना, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है हमारा बेसिकली वेन डायग्राम का, है ना। तो इसमें आप लोग क्या करो, वेन डायग्राम बना लो पहले। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 25 प्ले एटलीस्ट क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, 3 गेम की बात हो रही है। और उसमें से कह रहा है 15 दोनों खेलते हैं क्रिकेट और हॉकी, और 12 खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी, और 10 खेलते हैं सारे तीनों गेम, और मतलब 37 जो है वो उन तीनों का रिस्पेक्टिव गेम्स का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 10 खेलते हैं सारे गेम, तो 10 तो यहाँ लिख दो। अब उन्होंने बोला 25 खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में है 25, तो यहाँ 15 होगा। अब क्रिकेट और हॉकी के बीच में कितने हैं 15, तो 10 तो ये हो गया, 5 ही हो गया, ठीक है। और हॉकी और फुटबॉल के बीच में कितने हैं, हॉकी और फुटबॉल के बीच में 10, सॉरी 12, हॉकी और फुटबॉल के बीच में है 12, तो हॉकी और फुटबॉल के बीच में 10 तो ये हो गए, इसके और इसके बीच में कॉमन तो ये हो गया। अब उन्होंने बोला है कि 50 लोग खेलते हैं क्रिकेट, ये कितना हो गया 30, ये कितना बचा 20। अब ये कितना है फुटबॉल 37, तो फुटबॉल में कितना हो गया पहले से ही 27, तो ये 10 बचा, ठीक है भैया। अब हॉकी की बात करते हैं, हॉकी में 22 है ना टोटल, और हमारे पास पहले से कितने अवेलेबल हैं 5, 10, 17, तो ये बचे 5। अब आप लोग बेसिकली बस इनका सम कर लो, जब आप इनका सम करोगे तो क्या आएगा 67, है ना। मतलब मैंने कर लिया यार, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। देखो 30, 30 और 2 50, 50 और 17 67, ये हो गए हमारे कोई ना कोई एक गेम खेलने वाले पीपल हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, है ना।
अब आपसे क्या पूछा है, एनी ऑफ द गेम। अब मान लो कि 100 टोटल है, अब 67 कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो कितने बच्चे कोई सा भी गेम नहीं खोलते, तो 100 माइनस 67 इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। इसके अलावा आप लोग इसे वेन डायग्राम के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जो मैं बता देता हूँ आपको। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन सॉरी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, जो यहाँ पे 50 थी वैल्यू, 50 क्रिकेट वाले, 37 हॉकी वाले और 22 हमारे फुटबॉल वाले। अब इसमें बीच में कौन कौन थे, जो 25 थे क्रिकेट और फुटबॉल वाले, 15 क्रिकेट हॉकी, 12 हॉकी फुटबॉल, तो -15 और -12 और प्लस तीनों गेम खेलने वाले। ठीक है, जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी आएगा 67, कोई ना कोई एक गेम खेलने वाले, है ना। यूनियन का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक चीज़ का, सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 67, तो 100 माइनस 67 जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप लोग थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिटिंग कॉम्बिनेशन के बारे में, ये है ना। मान लो कि ये है हमारे पास 5 लोग, 5 सीटें हमारे पास और हमारे पास 5 लोग हैं। अब इनको इन सीटों पे बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं। मान लो इनमें से मैंने एक उठा के यहाँ बैठा दिया, मेरे पास इस वाली बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। इस वाले बॉक्स के लिए कितनी चॉइस रह जाएंगी, एक तो बैठ गया 4, अब इस वाले के लिए 3, क्योंकि एक 2 बैठ गए, अब यहाँ पे 3 बैठ गए, अब 2 चॉइसेस हैं और इस यहाँ पे एक चॉइसेस है। कितने तरीके हो गए, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, जो कि 120। अब इसी बात को हम लोग सर्कल के बारे में, मान लो हमारे पास सर्कल है, 5 सीट हैं, हमें 5 बंदों को के ऊपर बैठाना है, 5 पीपल को। कितने तरीके होंगे, इसमें आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें जितने भी सीट दे रखी हैं और जितने भी पीपल दे रखे हैं, उसके रिस्पेक्ट में n-1 फैक्टोरियल करते हैं। जैसे ये 5 पीपल हैं, इनको बिठाने के कितने तरीके होंगे, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 फैक्टोरियल, मतलब 20 वेज हैं 5 पीपल को इस पैटर्न में बिठाने, है ना। अब सर्कुलर पैटर्न समझ में आ गया आपको, स्ट्रेट पैटर्न समझना। अब हम इस क्वेश्चन को समझ, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना, उसके हिसाब से ही हम लोग ये पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम लोग सर्कल में बिठाते हैं तो उसमें n-1 फैक्टोरियल करके उस पे जो लोग हैं हमारे पास उन्हें अरेंज कर देंगे सर्कल के अंदर पोजीशन पे, उनकी सीट्स पे। ठीक है, अब इसमें बोला है द ग्रुप ऑफ 5 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ अ कपल, उनके उनके बीच में कपल है, आर टू बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सेटिंग। उन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड सो दैट द कपल डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, पहले एक बात बताओ, 5 पीपल हैं, उनको सर्कल में बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं। भैया आपने जैसा बताया 5 - 1 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्या सबसे पहले मैं ये तो सबसे पहले मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भैया देखो, 2 कंडीशन होती हैं, टोटल वेज का क्या मतलब है, व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर और प्लस व्हेन दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर।
तो मैं सिटिंग टुगेदर वाली कंडीशन बना लेता हूँ एक, उसको टोटल वेज में से माइनस कर दूंगा, तो नॉट सिटिंग टुगेदर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास ये 5 लोग हैं और ये मुझे एक सर्कल में अरेंज करने हैं दोबारा से, मैं इन्हें हमेशा साथ में चाहता हूँ, तो क्या मैं इनके अराउंड टेप लगा देता हूँ एक, ये कहीं भाग ना पाए। और हमारे पास अब कितने लोग हैं बैठाने के लिए, अगर इसको टेप लगा दिया तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, इसके अंदर 2 लोग हैं, तो हमारे पास अब 4 हैं कंडीशन। अब इस 4 को कितनी तरीके से बिठा सकते हो, तो मैंने क्या बताया था, 4 - 1 फैक्टोरियल करके, तो ये जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, क्या ये इन दोनों में तो कंडीशन चेंज हो सकती हैं कि भाई वाइफ कहे कि मैं तो इधर बैठूंगी लेफ्ट साइड पे और हस्बैंड बोल रहा है मैं राइट साइड पे बैठूंगा, ठीक है, तो इनके अंदर 2 तरीके भी तो हैं अरेंज होने के आपस में, तो 6 × 2 12 वेज, वेन 12 कंडीशन ऐसी होगी जब वो हमेशा साथ में बैठेंगे। ठीक है, और टोटल वेज कितने हैं हमारे पास, 24, 24 - 12 प्लस व्हेन दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो जब नॉट सिटिंग टुगेदर की कंडीशन क्या बन जाएगी, 12 वेज, हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उस चीज को ध्यान रखना, जैसे वो दो आपस में टेप करके तो आपने बिठा दिए, और ये लोग आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखना, कोई सेम क्वेश्चन है ना, मतलब रिपीट था, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होती। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें क्या वो दे रखा है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली द 2 हेड, है ना। तो देखो 3 कॉइन को उछालने की पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, तीनों पे हेड हेड आ जाए, या एक हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या भैया टेल हेड हेड आ जाए। हाँ, ये 4 कंडीशन बन सकती है। और क्या 4 कंडीशन बन सकती हैं कि तीनों पे टेल आए, टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, ये कंडीशन भी बन सकती हैं। अब आपसे क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड कितनी पे आ रही है, 3, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, 3/8, यही हमारा फाइनल आंसर। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, क्या हो जाएगी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, 1/8। अच्छा ये बताओ, आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट ऑन ऑल 3 कॉइन्स, क्या तो देखो क्या सेम रिजल्ट तीनों कॉइन पे, हेड 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 भी तो आ सकता है, और इसके अलावा भैया ये भी तो हो सकता है टेल 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 आ जाए, यार ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, 2/8 4। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन था 2022 का सेम, अगर आप सारी PYQ सॉल्व करके जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में रिपीट मिलेंगे। मैं तो यही कहूँगा भाई, एक बार सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपके लिए बहुत हेल्प होगी, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने अभी यहाँ तक पूरा लेक्चर देखा है। आई फील आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर नहीं सीखने को मिला तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, और क्या क्या आप लोग चाहते हो आगे, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हो सकें इस हमारे इनिशिएटिव के अंदर। तो ध्यान रखिए अपना, जय हिंद एवरीवन।